अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट क्लोनिंग ऑफ जीन्स को। क्लोनिंग कहते हैं किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपीज़ बना देना, और जीन हमें पता ही है कि डीएनए के स्मॉल पार्ट को जीन कहा जाता है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन। तो जीन क्लोनिंग इज़ द एक्ट ऑफ मेकिंग एग्जैक्ट कॉपीज़ या क्लोन्स ऑफ अ सिंगल जीन। मतलब अगर हम किसी भी सिंगल जीन की बहुत ज़्यादा कॉपीज़ निकाल लेते हैं तो इस प्रोसेस को जीन क्लोनिंग कहा जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी में 2 पॉसिबल वेज हो सकते हैं जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर जीन की एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज़ सिंपली कॉल्ड एज rDNA टेक्नोलॉजी। और ये एक इन वीवो मेथड होता है, मतलब कि इस प्रोसेस में हम जीन की एम्प्लीफिकेशन विद इन द लिविंग बॉडी करते हैं। और ये एम्प्लीफिकेशन हम तब करते हैं जब हमें वो जीन बहुत लार्ज स्केल पर उसका नंबर चाहिए होता है। जब हम इंडस्ट्रियल स्केल पर किसी जीन की एम्प्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। और दूसरा मेथड है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम सिंपली पीसीआर भी कहते हैं। तो जो पीसीआर है, इसके थ्रू जो जीन की एम्प्लीफिकेशन होती है वो इन विट्रो मेथड के थ्रू होती है, मतलब कि वो आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म की जाती हैं। और ये एम्प्लीफिकेशन हम तब करते हैं जब हमें स्मॉल स्केल पर उस जीन की ज़रूरत होती है, मतलब हम ये करना चाहते हैं जब हमें किसी डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए उस जीन को एम्प्लीफाई करना होता है या रिसर्च पर्पसेस के लिए किसी भी जीन की ज़रूरत होती है, तो तब हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जो मेथड है तो उसको प्रेफर कर रहे होते हैं। तो इस वाले टॉपिक के अंदर हमारा कंसर्न रहेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम पीसीआर को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, जिसको सिंपली हमने कहा rDNA टेक्नोलॉजी। इसको पहले हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डिस्क्रिप्शन को डिटेल में स्टडी करते हैं। इस प्रोसेस में हमने जिस जीन की एम्प्लीफिकेशन करनी होती है तो उस पर्टिकुलर जीन को हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी प्लांट के जीनोम का भी पार्ट हो सकता है, किसी एनिमल की जीनोम का भी पार्ट हो सकता है, या किसी ह्यूमन की जीनोम का भी पार्ट हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर कि आप किस जीन की एम्प्लीफिकेशन करना चाहते हो। अब वो जीन सेल के अंदर अकेला तो मौजूद नहीं होगा, बल्कि वो सेल के अंदर किसी डीएनए का पार्ट होगा, और वो डीएनए सेल के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद होता है। तो इसलिए इस प्रोसेस में सबसे पहले हम उस डीएनए को जिसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियस से। लेट सपोज हमने ह्यूमन के किसी जीनोम में मौजूद किसी जीन की एम्प्लीफिकेशन करनी होती है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कट करते हुए द हेल्प ऑफ स्पेशल एंजाइम्स, फिर हम इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ब्रेकिंग करते हैं एंजाइम्स की वजह से, और फिर इस डीएनए को बाहर निकाल देते हैं जिसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होता है। और इस डीएनए को हम एक ट्यूब में रख देते हैं, और इस डीएनए के ऊपर हम पर्टिकुलर एंजाइम्स अप्लाई करते हैं, और उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंडोन्यूक्लिएसेस होते हैं, मतलब कि ये डीएनए को कट कर सकते हैं इंटरनली, और ये कट लगाते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस पर। तो जब हम इस डीएनए को और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस ट्यूब में इंक्यूबेट कर देते हैं, तो उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है, इस तरीके से फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, और इनमें से किसी फ्रेगमेंट के पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होता है। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस डीएनए से किस तरीके से कट किया है। अब इस प्रोसेस के दौरान में हम बैक्टीरिया को भी यूज़ करते हैं, और वो बैक्टीरिया है इकोलाई। ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है ये एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, और इसके पास 2 डीएनए मौजूद होते हैं, और ये दोनों डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। इनमें से एक डीएनए कहलाता है मेन डीएनए, और ये बड़ा होता है और इसके पास ज़्यादा जीन्स मौजूद होते हैं। और दूसरा इसका डीएनए कहलाता है प्लाज्मिड, ये छोटा होता है, उस तरीके से सर्कुलर होता है, उसके पास कम जीन्स मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर इस मेन डीएनए का काम ये होता है कि इसने बैक्टीरिया की बॉडी के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है, जिस तरीके से रिस्पायरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ कंट्रोल करना इसी मेन डीएनए का पार्ट होता है। बट जो प्लाज्मिड है उसका इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये काम होता है कि इसने बैक्टीरियल सेल को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है।
मतलब कि डिफेंस प्रोवाइड करना होता है। जब हम इस बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक्स अप्लाई करते हैं तो उन एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए ये प्लाज्मिड स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स बनाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट से बचा रहता है। तो डिफेंस प्रोवाइड करना इस प्लाज्मिड का काम होता है बैक्टीरिया को। इकोलाई को ही पर्टिकुलरली क्यों यूज़ किया है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? वो इसलिए कि हर एक बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड मौजूद नहीं होता है। कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया है जिनके पास प्लाज्मिड मौजूद होता है, और इकोलाई भी वो स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है जिसमें प्लाज्मिड मौजूद है। और इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम ये प्लाज्मिड ही यूज़ करते हैं। तो प्लाज्मिड को भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस बैक्टीरिया से, और फिर इस प्लाज्मिड में भी हम कट लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जो हमने अपने डीएनए की कटिंग के लिए यूज़ किए थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उन्हीं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से हम इस प्लाज्मिड को भी कट कर देंगे स्पेसिफिक जगहों पर। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्यों यूज़ किए हैं? वो इसलिए कि जिस स्टाइल से वहाँ पे कट लगाया था उसी स्टाइल से यहाँ पर भी हम कट लगा दें। अब यहाँ पे आपको एक बात इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अगर इसके साथ हम कोई डीएनए ज़्यादा देर के लिए छोड़ देते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए, तो ये उस डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि बहुत जगहों पर उसको तोड़ देता है। लेकिन अगर हमने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट नहीं करना होता है उस डीएनए को, जस्ट किसी एक जगह पर हमने कट लगाना होता है या दो जगहों पे कट लगाना है, तो उसके लिए फिर हम उस डीएनए को कम टाइम के लिए उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हवाले करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, हम प्लाज्मिड को छोटे छोटे पीसेस में नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम तो यहाँ पे किसी एक आध जगह पे ही कट लगाना चाहते हैं, इसलिए हम फिर प्लाज्मिड को उन रिस्ट्रिक्शन के एंजाइम्स के हवाले कम टाइम के लिए करेंगे ताकि वो ज़्यादा जगहों पे कट ना लगा सके, हमारे प्लाज्मिड को छोटे छोटे पीसेस में ना तोड़ दें। तो इस तरीके से जो प्लाज्मिड है उसमें कट लग जाता है स्पेसिफिक जगहों पर विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और इसके जो साइड्स हैं तो वो स्टिकी बन जाते हैं क्योंकि ये चिपकने की एबिलिटी रखते हैं किसी भी डीएनए के साथ, तो इसलिए हम इसको स्टिकी एंड्स कहते हैं। अब इस स्टिकी एंड्स के साथ हमें यही जो जीन ऑफ इंटरेस्ट रखने वाला फ्रेगमेंट है तो वो यहाँ पे हम अटैच करवाएंगे, लेकिन उसके लिए हम एक एंजाइम की हेल्प लेते हैं, और वो एंजाइम है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज की वजह से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर अटैच हो जाता है इस प्लाज्मिड के साथ। तो फिर हम इस प्लाज्मिड को और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, क्योंकि ये कम्बिनेशन है टू डिफरेंट डीएनए का। ये वाला जो पोर्शन है ये बैक्टीरिया के डीएनए का पार्ट है, और ये वाला जो पोर्शन है ये ह्यूमन के जीनोम का पार्ट है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अब हमने क्या करना है नेक्स्ट कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भिजवाना है इस बैक्टीरिया के अंदर। ये कोई दूसरा बैक्टीरिया है, लेकिन ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हम इसको क्यों भिजवाना चाहते हैं इस बैक्टीरिया के अंदर? इसलिए कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके पास मौजूद है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम चाहते हैं कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेशन करे, मतलब ये हमारे डिज़ायर्ड प्रोटीन बनाए। बट ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर सेल के बाहर है, किसी भी लिविंग सेल के बाहर है, तब तो ये प्रोटीन नहीं बना सकता है, तब तो ये एक्सप्रेशन नहीं कर सकता है। ये एक्सप्रेशन के लिए किसी लिविंग सेल को चाहता है, ये चाहता है कि मैं किसी लिविंग सेल के अंदर चला जाऊं ताकि मैं एक्सप्रेशन कर लूँ। तो इस चीज़ के लिए हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भिजवाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, बट ये बैक्टीरिया आसानी के साथ फ़ौरन डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करता है। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम इस बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई करते हैं कैल्शियम क्लोराइड। जब कैल्शियम क्लोराइड अप्लाई कर देते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है ये आसानी के साथ इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपनी बॉडी के अंदर ले आता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके ज़रिए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर चला जाता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन परमेएबल हो जाती है और ये चला जाता है अंदर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस बैक्टीरिया के अंदर ले जाने के लिए ये प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक व्हीकल की तरह काम करता है, ये एक कैरियर के तौर पे काम करता है, इसलिए हम इस प्लाज्मिड को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर हम उसको कहते हैं जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक बैक्टीरिया के अंदर लेकर चला जाए, एक ऐसी जगह पर लेकर चला जाए जहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी एक्सप्रेशन कर सके, जहाँ पर ये अपने प्रोटीन को बना सके। तो बैक्टीरिया जो है हमारे लिए अब एज अ एक्सप्रेशन सिस्टम काम कर रहा है, मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये एक्सप्रेस होने की एबिलिटी रखता है।
प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो बैक्टीरिया है इसको हमने कहा एक्सप्रेशन सिस्टम, इसलिए क्योंकि अब यही हमारे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की एक्सप्रेशन करेगा। तो इस तरीके से इस बैक्टीरिया के अंदर इंजर्शन हो जाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, और अब ये जो बैक्टीरिया है इसको हम एक मीडियम में रख देते हैं और उस मीडियम के अंदर इस बैक्टीरिया के तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है, अपनी जनरेशन को बढ़ाता जाता है, और जो इसकी जो डॉटर बैक्टीरिया आ जाते हैं तो उन बैक्टीरिया के अंदर हमारा यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोन हो जाता है, इसकी मैनी कॉपीज़ बन जाती हैं। तो होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब हमने लास्ट में क्या करना होता है, लास्ट में हमने जस्ट ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या हमारा ये जो प्लाज्मिड है ये इस बैक्टीरिया के अंदर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मीडियम के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के एंटीबायोटिक्स डालते हैं। तो अगर प्लाज्मिड की ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी उस बैक्टीरिया के अंदर, तो इट मीन के जब हम एंटीबायोटिक सप्लाई कर देंगे तो वो जो प्लाज्मिड है तो वो अपनी एक्सप्रेशन करेगा और उस बैक्टीरिया को डिफेंस प्रोवाइड कर देगा और वो बैक्टीरिया नहीं किल होगा। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है तो इट मीन के प्लाज्मिड बाहर मौजूद है, वो सिरे से बैक्टीरिया के अंदर गया ही नहीं है, तो फिर हम उसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन या अनट्रांसफॉर्म्ड क्लोन बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मिड नहीं गया है। तो जब हम उसके ऊपर एंटीबायोटिक सप्लाई करेंगे तो अब वो प्लाज्मिड तो अंदर मौजूद ही नहीं है, वो तो बाहर मौजूद है और बाहर वो एक्सप्रेशन नहीं कर सकता है। तो इट मीन के वो जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन है तो वो किल हो जाएंगे उन एंटीबायोटिक्स की वजह से। जस्ट वही बैक्टीरिया रह जाएंगे इस मीडियम के अंदर जिनके अंदर हमारा प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म हुआ होगा। तो इस तरीके से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इन बैक्टीरिया के पास आ जाता है, और ये जो बैक्टीरिया है, जो डॉटर बैक्टीरिया बन गए हैं, ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की एक्सप्रेशन कर रहे होते हैं। ये वो पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहे होते हैं जिसके लिए हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाला होता है। तो फिर वो पर्टिकुलर प्रोटीन है या जो भी मटेरियल है वो हम इस मीडियम से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने किसी भी पर्टिकुलर सेल से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट रखने वाला डीएनए लिया और उस डीएनए को हमने विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने बैक्टीरिया की बॉडी से प्लाज्मिड लिया और प्लाज्मिड को भी हमने एक स्पेसिफिक जगह पर काट दिया, और फिर हमने जो प्लाज्मिड है उसके साथ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच करवा दिया, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइगेशन। अटैच करवाना जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड के साथ, इसके लिए हमें लाइगेज एंजाइम की हेल्प चाहिए होती है। और जब ये अटैच हो जाता है तो फिर हम इस डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि ये दो डिफरेंट डीएनए का कम्बिनेशन होता है। और फिर हम इस प्लाज्मिड को, जिसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद है, जिसको अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, इसको हम भिजवा देते हैं एक बैक्टीरिया के अंदर, ताकि बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर ये जाए और अपनी एक्सप्रेशन करे। इसलिए हम बैक्टीरिया को एक्सप्रेशन सिस्टम कहते हैं। और इस प्रोसेस को जिसके ज़रिए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाता है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और इस प्रोसेस को तेज़ करने के लिए, इस प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए हम बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, जिसकी वजह से परमिएबल हो जाता है और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आसानी के साथ उस बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। फिर हमने क्या करना होता है कि जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा क्लोन्स बना लेता है, अपनी कॉपीज़ बना लेते हैं, तो उन डॉटर बैक्टीरिया के पास हमारा यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद होता है। लेकिन लास्ट में हम जस्ट ये चेक करते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो उसके लिए हम उस मीडियम के ऊपर एंटीबायोटिक्स डालते हैं। अगर वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है तो इट मीन कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो वो आसानी के साथ बैक्टीरिया के अंदर चला गया, इसलिए तो वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है। अगर वो अंदर नहीं गया है तो इट मीन कि वो बाहर मौजूद है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है, इसलिए वो बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब हम इसको डिस्क्रिप्शन में स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें हम किसी प्रोडक्ट की एग्जाम्पल से हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझते हैं। ह्यूमलिन इज इंसुलिन डेवलप्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड टू ट्रीट डायबिटीज़। Here insulin is synthesized inside the bacterium, और वो बैक्टीरियम है E. coli. Where we introduced human insulin gene, the bacterial system just work as a biofactories for the synthesis of insulin, और फिर उस इंसुलिन को हम उस मीडियम से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए। हम इसकी एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं डायबिटिक पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए, हम उसको फिर यूज़ करते हैं।
तो अब यहाँ पे हम प्रोसीजर पढ़ते हैं ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो बेटा अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो फिर आपने जस्ट यही स्टेप्स लिखने होते हैं। आपने इन स्टेप्स में मज़ीद कुछ ऐड नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप इन स्टेप्स को शॉर्ट वे में भी लिखते हो तो ये आंसर अच्छा खासा लेंथी बन जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम इसको कहते हैं जिसमें कम्बिनेशन होती है 2 और मोर डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स की। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान में हम प्लाज्मिड को और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कंबाइन करते हैं और फिर हम उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस प्रोसेस में हम सबसे पहले जो स्टेप करते हैं वो ये करते हैं कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को बाहर निकालते हैं। DNA containing desired gene or gene of interest is isolated from the cell nucleus and purified from other macromolecules with the help of specific enzymes। क्योंकि DNA के साथ प्रोटीन भी जुड़े हुए होते हैं, इसलिए DNA को उन मैक्रोमोलिक्यूल से प्यूरिफाई करने के लिए भी हम स्पेशल टाइप के एंजाइम्स यूज़ कर रहे होते हैं। कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। Restriction enzymes digestion are performed by incubating the purified DNA molecules with restriction enzymes at the optimum condition for the specific enzyme which result in the fragmentation of DNA। जब आप उस एंजाइम को ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हो और आप उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को DNA प्रोवाइड कर देते हो तो वो उस DNA को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? इनको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस भी कहते हैं, इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये DNA को कट करते हैं स्पेसिफिक प्लेसेस पर। और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं दे आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं एंड देयर नेचुरल रोल इज़ टू डिस्ट्रॉय द DNA ऑफ वायरसेस। जब वायरस बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर अटैक करता है और अपना DNA अंदर भिजवाता है तो उस DNA को तोड़ना इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम होता है। तो ये नेचुरली बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और उसको हम बैक्टीरिया ही से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो DNA है तो वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब हमने आइसोलेशन करनी होती है, प्यूरिफिकेशन करनी होती है एंड कटिंग ऑफ प्लाज्मिड हम बैक्टीरिया के स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA को बोलते हैं और इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स मौजूद होते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है। जब बैक्टीरियल सेल को डिफेंस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो जो प्लाज्मिड है उसका नंबर ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये 2 भी हो जाते हैं, 3 भी, 4 भी, इस तरीके से नंबर बढ़ जाता है जब हम बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा डिफेंस की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोसेस के दौरान में प्लाज्मिड एज अ वेक्टर काम करता है, एज अ कैरियर काम करता है या व्हीकल के तौर पे काम करता है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र करता है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। तो ये जो वेक्टर है इसको हम डाइजेस्ट करवाते हैं, इसमें कट लगाते हैं, इसमें जगह बनाते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए विद द हेल्प ऑफ सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस टू क्रिएट स्टिकी एंड्स। तो उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं ताकि जिस तरीके से वहाँ कट लगाया होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी कट लगा दें। वेक्टर्स को मोस्टली इसमें हम प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं, बट वायरसेस को भी एज अ प्लाज्मिड्स यूज़ कर सकते हैं या कुछ यीस्ट सेल को भी हम एज अ प्लाज्मिड यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने नेक्स्ट इंसर्शन करनी है आइसोलेटेड जीन इनटू अ वेक्टर। जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेटेड इन द फर्स्ट स्टेप इज नाउ जॉइंट विद अ वेक्टर एंड दिस प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग दिस 2 पीसेस टुगेदर बाय यूजिंग द एंजाइम DNA ligase इज कॉल्ड एज लाइगेशन। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस प्लाज्मिड के साथ अटैच करवाना है और इसके लिए हमें लाइगेज एंजाइम चाहिए और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइगेशन, जिसके ज़रिए ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लाज्मिड के साथ अटैच हो जाता है। The resulting DNA molecule is a hybrid of 2 DNA molecule. In the terminology of genetics, the intermixing of 2 different DNA strands is called as recombination और इस DNA को फिर हम recombinant DNA कहते हैं और इस टेक्नोलॉजी को हम recombinant DNA टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये जो प्लाज्मिड हैं अब हम इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA क्योंकि इसके पास 2 डिफरेंट DNA मौजूद होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनसाइड द होस्ट सेल और होस्ट सेल हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरिया है। इन दिस स्टेप द रिकॉम्बिनेंट DNA इज इंट्रोड्यूस्ड
into our recipient host cell, जिसको हम बैक्टीरिया कह रहे हैं यहाँ पे, and this process is called as transformation. बैक्टीरिया यहाँ पे एक्सप्रेशन सिस्टम की तरह काम करेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा हमारे डिज़ायर्ड प्रोटीन को भी, क्योंकि इसके अंदर जो प्लाज्मिड मौजूद है अब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होता है. बट दे आर ट्रीटेड विद कैल्शियम क्लोराइड टू मेक देम मोर परमिएबल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हम इसको कहते हैं, जिसके अंदर हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद होता है. ये मीडियम के अंदर हम इसको रख देते हैं, वहाँ पे ये रिप्रोडक्शन करता है, वहाँ पे ये अपनी प्रोजेनी बनाता है, और उन प्रोजेनी के पास जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसके क्लोन्स बन जाते हैं. एंड ईच बैक्टीरिया कंटेनिंग एट लीस्ट वन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन विच आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज प्रेजेंट. फिर वो एक्सप्रेस होगा और फिर हम उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. तो हम ये वाला स्टेप पढ़ रहे हैं कि हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर भिजवा देंगे, और इसके लिए हम कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करेंगे, और जिसके ज़रिए परमिएबल हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन. और फिर ये इस तरीके से अपनी जो प्रोजेनी है उसको बढ़ाएगा, और इसमें से जो भी बैक्टीरिया है उनके पास हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो मौजूद है. तो बैक्टीरिया को हमने कहा एक्सप्रेशन सिस्टम. क्यों कहा? क्योंकि वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करना होता है. अब जो वेक्टर है वो तो बाहर नहीं ना हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर सकते, उसको तो खुद एक लिविंग सेल की ज़रूरत होती है. फिर हमने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन की. हमने जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन्स है उनको हटाना होता है, और ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन का ये देखना होता है कि क्या उनके अंदर प्रॉपर तरीके से प्लाज्मिड चला गया है कि नहीं. जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन है उसको इसलिए भी हटाना होता है कि क्योंकि वो मीडियम में वैसे ही पड़े हुए हैं, वो मीडियम में न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, जो हमारे सही वाले बैक्टीरिया हैं उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है वो मीडियम से हट जाए, वो न्यूट्रिएंट्स ना यूज़ करे, वो कंपटीशन ना क्रिएट करे जो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया के लिए. जस्ट उस मीडियम के अंदर ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन ही रहे, वो मीडियम को यूटिलाइज करे और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को वो एक्सप्रेस करते रहे और हमारे लिए प्रोटीन हम बनाते रहे. तो हम इस चीज़ को भी देख रहे होते हैं, और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि क्या प्रॉपरली हमारा प्लाज्मिड अंदर चला गया है कि नहीं. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन. द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जनरेट अ मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल. ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की थी तो किसी बैक्टीरिया में वो प्लाज्मिड गया हुआ होगा, क्योंकि ये हम किसी एक बैक्टीरिया के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट नहीं अप्लाई कर रहे होते, बल्कि ये एक्सपेरिमेंट तो हम बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के साथ कर रहे होते. तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी के अंदर प्लाज्मिड गया हुआ होगा और किसी के अंदर नहीं गया हुआ होगा, तो वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स बन जाएंगे. अब यहाँ पर हम फिल्टरेशन करेंगे ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल की. मीडियम में हम पर्टिकुलर एंटीबायोटिक ऐड कर देंगे, बट उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए जो रेजिस्टेंट जीन है वो उस प्लाज्मिड में होना चाहिए. हमें ये पहले से पता होगा कि इस प्लाज्मिड में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मौजूद है. अगर हम अप्लाई करेंगे तो अगर ये प्लाज्मिड मौजूद है इनसाइड द बैक्टीरिया, तो फिर वो उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए प्रोटीन बना सकता है. ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन रिमेन अलाइव, क्योंकि उनके पास ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी, उनके पास प्लाज्मिड मौजूद होगा, और प्लाज्मिड के पास जो जीन है वो मौजूद है उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ काम करने के लिए, वो प्रोटीन बना सकता है. तो वो मीडियम के अंदर रहेंगे, वो ग्रो करेंगे, एंड ऑल द नॉन ट्रांसफॉर्म्ड क्लोन वो किल हो जाएंगे, क्योंकि वो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं होगा. तो क्लोन्ड जीन इज़ आइसोलेटेड फॉर फर्दर एनालिसिस और इट्स प्रोटीन प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटेड. तो या तो हम इस मीडियम से वो पर्टिकुलर प्रोटीन जो कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहा होता है वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या इस वाले जीन को हम मज़ीद फर्दर किसी एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो होप्स हो कि इस पूरे प्रोसेस की आपको आसानी के साथ हमने समझ आ गई होगी, और इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इस पूरे के पूरे चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी में. इस बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर से वर्ड टू वर्ड MCQs आते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस चैप्टर के ऊपर. तो इस चैप्टर में हमने एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो कवर कर लिया.